देर रुक करेंगे जबलपुर का, जहां आज वीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में। के आधार पर आज देश भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। आज उसी निमित्त आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जबलपुर पधारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का भारत और 2014 के बाद इन 10 वर्षों में जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो वो दिशा और देश की जो दशा आज बदली है, उसके भी निमित्त आप सबसे बातचीत करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच पधारे हैं। मंच पर सभी हमारी अतिथि उपस्थित हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज जो प्रबुद्ध लोक समाज के जबलपुर की, जिसे हम क्रीम कहते हैं, ऐसे सभी प्रबुद्ध नागरिक आप सबके स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं आप सबका भी बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनेकों प्रदेश में बन रही हैं, लगातार देश में आपके नेतृत्व में सरकारें बन रही हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से आग्रह है कि आके हम सबको संबोधित करें। करतल ध्वनि से, संस्कार ध्वनि में दोनों हाथ ऊपर करके आप भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आदरणीय जेपी नड्डा साहब। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आप सबके लोकप्रिय पूर्व में सांसद रहे मेरे साथ और वर्तमान में मिनिस्टर और यहाँ के प्रतिनिधि हमारे प्रिय मित्र राकेश सिंह जी, हमारे संसद में हम सबके साथ काम करने वाली हमारी बहुत ही आदरणीय बहन सुमित्रा जी, कविता पाटीदार जी और हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री आशीष दुबे जी, हमारे लंबे समय से साथी और वर्तमान में विधायक अजय विश्नोई जी, अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष जी, नीरज सिंह जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे जबलपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और आप सबके साथ बातचीत करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके साथ कुछ वार्तालाप होती है और कुछ बातों पर चर्चा होती है, तो आपके माध्यम से वो समाज में प्रतिबिंबित होता है, एम्प्लीफाई होता है और समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप लोगों के साथ वार्तालाप होना मैं विशेष समझता हूँ। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमारे 64 योगिनी अपने माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ नंदकेश्वर मंदिर को भी और माता को भी हम नमन करते हुए, जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मैं जबलपुर में आऊँ और रानी दुर्गावती जी को याद न करूँ और उनके प्रति नमन न करूँ, उन्हें नमन न करूँ, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज चुनाव की बेला है। आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूं
कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि वो मेरी पार्टी है, इसलिए नहीं कहता कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज ये समय की आवश्यकता है, ये प्रासंगिकता है, ये समय की नज़ाकत है, ये समय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना एक देश के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं ही नहीं सिर्फ मानता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मानते होंगे। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है। हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे? हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे, इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी है। यह पॉलिटिकल चेंज है और मैं तो इसको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट ए पॉलिटिकल चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर। राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति करेंगे। यानी जातिवाद प्रभावित, जातिवाद को मुख्य चुनाव जीतने का आधार मान करके राजनीति करने का तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल्स, एक ही परिवार के लोग चले हुए, बाकी सब तालियां बजाओ, बाकी सब लगे रहो। और उसके साथ साथ हमने देखा वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, लोगों को अपीज करके, तुष्टीकरण करके राजनीति करते थे। यह राजनीति का ढर्रा था, यह राजनीति का तौर तरीका था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धत्ता दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। और इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ जिसको कहते हैं प्रपोजिशन, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। उनकी पॉलिटिक्स क्या होती थी? पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजिवनेस। हमारी पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर के चलना, जस्टिस टू ऑल, सबको न्याय मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होगा, इस बात को लेकर के हम चले। और इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
इस बात को लेकर के हम चले। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज राजनीति की परिभाषा को बदल डाला है। आज किसी को भी, हमारे विरोधी को भी आना पड़ेगा तो वो जाति की बात नहीं कर पाएगा। उसको ये कहना पड़ेगा कि हमने कौन सा काम किया है, हम कौन सा काम करेंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इस तरीके से हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और देश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि आज आप सब लोगों ने भी कोविड को देखा, हमने भी कोविड को देखा है। ये शताब्दी में सबसे बड़ी पैंडेमिक जिसको कहते हैं त्रासदी थी, शताब्दी की। किसी को नहीं मालूम था कि क्या इलाज हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, सारे पाश्चात्य देश फैसला नहीं कर सके बिटवीन इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटी। मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, इसमें वो फैसला नहीं कर पाए। और इसीलिए चाहे आप अमेरिका को उठा लीजिए, चाहे आप सारा यूरोप उठा लीजिए, चाहे आप ईस्ट में जापान को उठा लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लीजिए, ये फैसला नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। उस वैक्सीन लगा करके विथ बूस्टर भारत तैयार हो गया 1 साल के अंदर। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मैं उन दिनों, आप लोग भूल जाते होंगे, आज याद दिलाना जरूरी है क्योंकि वो प्रासंगिक है। उस समय बोलते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाओ, इसकी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुई है। और खुद लगा लेते थे, अपने लगा के आते थे। मैं पूछता था कैसा लगा मोदी टीका। यानी देखो, देश को गुमराह करना, ये कांग्रेसियों की आदत, ये विपक्ष की आदत। उस समय वो मोदी टीका बोलते थे। और आज मुझे खुशी है कि वैक्सीन मैत्री में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, ये कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद सारे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सभी देशों की अस्त व्यस्त हो गई। सभी लोगों ने आर्थिक दृष्टि से मंदी और उसकी मार झेली है। लेकिन मैं आपको बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत एक अकेला देश है जो ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है और जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलता है, इंडिया इन इकोनॉमी इज ए ब्राइट स्पॉट। यानी अगर कोई उज्जवल तारा दिखता है तो वो भारत दिखता है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए, इसको भी हमको देखना। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। भारत अलग है, 2013 का भारत और आज का भारत अलग है। मूडीज बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में भारत की ग्रोथ 2024 में 8% से ज्यादा सुनिश्चित है, ये मूडीज बोलते हैं। यानी दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज आज भारत की रेटिंग कर रही है और हमारे कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि वो तो बेरोजगार जरूर हो गए, वो तो जरूर बेरोजगार हो गए। लेकिन इनको कुछ समझ में आता नहीं है, उनको कोई अर्थ से लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कमी रही है, जानकारियों की कमी रही है। आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इन्फ्लेशन रेट को बारे में ध्यान रखिएगा। रशिया का इन्फ्लेशन रेट 6.3% है, टर्की का इन्फ्लेशन रेट 60% है, 60%। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 93% है, जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट 10% है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4.6% है। यह भी आप याद रखिए। और यह भी याद रखना कि यूपीए की सरकार में इन्फ्लेशन रेट कभी भी 10% से नीचे नहीं आया है, कभी नहीं आया, पूरे 10 साल में नहीं आया। ये हमको महंगाई समझा रहे हैं।